हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आज की डेट है 11 अप्रैल 2024। हम यहाँ पे डेली बेसिस पे द हिंदू न्यूज़पेपर्स प्लस डिफरेंट अदर न्यूज़पेपर्स, गवर्नमेंट वेबसाइट्स और जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में इम्पॉर्टेंट आर्टिकल पब्लिश होते हैं रिलेटेड टू योर प्रीलिम्स, यहाँ पे हम उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं विद योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी। कल का डिस्कशन आ नहीं पाया था, तो जो भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल कल के थे वो आज के हम सेशन में इंक्लूड करेंगे। तो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए और थोड़े से ज़्यादा आर्टिकल्स हो जाएं, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि जस्टिफाई कर सकूँ। तो बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला आर्टिकल, जो कि है क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो से संबंधित। इंडियन बैंक्स जो है ना, वो एक बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं जो पिछले 20 सालों में सबसे ख़राब है। अभी उनका जो CDR है, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, वो 80% पे है, जो 2005 के बाद सबसे ज़्यादा है। CDR होता क्या है ये बताओ पहले। देखो, CDR जो है ना, एक ऐसा रेशियो है जो बताता है कि बैंक अपने इकट्ठे किए गए डिपॉजिट में से कितना लोन के रूप में बांट रहा है। जितना ज़्यादा CDR उतना अधिक लोन दिया जा रहा है। अच्छा, एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल हो गया ना, अब इजीली समझ में आएगा। मान लो अगर आपके पास 100 रुपये हैं और आपने इस 100 रुपये में से 80 रुपये किसी को उधार दे दिए हैं, तो आपका जो CDR होगा ना, वो कितना हो गया? 80%। इसका मतलब है बैंक्स अपने ज़्यादातर रिसोर्सेज लोन्स में लगा रहे हैं। ये अच्छी बात हो सकती है क्योंकि ऐसे जो इकॉनमी है हमारी, उसको गति मिलती है, स्पीड अप होती है। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि भैया रिस्क भी ज़्यादा है ना, क्योंकि आप उधार दे रहे हो। एग्जाम्पल, मान लो आपने 100 में से 80 जो है अपनी पॉकेट मनी अपने दोस्त को दे दी, लेकिन ऐसा सोचो कि इस दोस्त ने अगर वापस नहीं लौटाए तो क्या होगा? तो तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है ना। इसी तरह बैंक्स को भी संभल कर चलना चाहिए। तो रेगुलेटर्स जैसे RBI ये इंश्योर करते हैं कि बैंक्स सही बैलेंस बनाए रखें बिटवीन कितना लोन दे रहे हैं और कितना रिस्क ले रहे हैं। ये थोड़ा बहुत तुम्हारे पेरेंट्स की तरह है, जो तुम्हें पॉकेट मनी तो दे देते हैं, लेकिन ये भी देखते हैं कि तुम उसका सही इस्तेमाल कर रहे हो या फिर नहीं। तो RBI या फिर जो रेगुलेटर्स हैं वो आपके पेरेंट्स की तरह होते हैं, जो आप पे चेक एंड बैलेंसेस रखते हैं। तो ये था हमारा आर्टिकल रिलेटेड टू CDR। ये जो छोटे छोटे इकोनॉमिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। विश्वास कीजिए, डायरेक्ट आता है कि मान लो CDR ज़्यादा है तो इसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। तो ये है कि इकोनॉमी में गति बढ़ेगी, लेकिन साथ साथ क्या होगा? रिस्क भी बढ़ेगा बैंक्स का। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं काफ़ी टाइम से। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा GPS जैमिंग से संबंधित। मेडिटेरेनियन सी और ब्लैक सी से गुज़रते हुए जो कार्गो शिप्स हैं, उनको एक नई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। ये शिप्स जहाँ नेविगेट करते हैं, वहाँ के कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में GPS जो है वो जैमिंग के इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं। GPS जैमिंग के इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं, मतलब उनका नेविगेशन डेटा बिगाड़ दिया जाता है, ये इंटरफेरेंस किया जाता है। ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि GPS जैमिंग होता क्या है। GPS जैमिंग एक तरीके की सिचुएशन है जिसमें एक डिवाइस को यूज़ करके जानबूझ के GPS सिग्नल्स को ब्लॉक या डिस्टर्ब किया जाता है। ये सिग्नल्स नॉर्मली पोजीशनिंग, नेविगेशन और टाइमिंग के लिए यूज़ होते हैं। GPS जैमर्स वही फ्रीक्वेंसी पे रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स एमिट करते हैं
जो जीपीएस सिग्नल्स की होती हैं। अब मान लो तुम कार ड्राइव कर रहे हो और जीपीएस यूज़ करके किसी जगह पहुंचना है या उसकी कोशिश कर रहे हो, लेकिन अगर कोई जीपीएस जैमर एक्टिवेट कर दे तो तुम्हारा जीपीएस सिग्नल मिसगाइड हो सकता है। मिसगाइड, ये बिल्कुल काम करना बंद कर सकता है। बिल्कुल ऐसे ही ये शिप्स भी अपने रूट से भटक सकते हैं या उन्हें सही जगह पहुंचने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई ये कर सकता है, लेकिन जो कॉन्फ्लिक्ट जोन्स है ना, कुछ लोग या कुछ ग्रुप्स जानबूझकर ये जैमर्स यूज़ करते हैं ताकि शिप का जो नेविगेशन है उसको डिस्टर्ब किया जा सके। सोचो, अगर तुम्हें किसी इम्पॉर्टेंट जगह जाना हो और तुम्हारा जीपीएस ही तुम्हें गलत दिशा में ले जाए तो कितनी प्रॉब्लम होगी, है ना। तो बस इसी तरह के चैलेंजेस शिप को फेस करना पड़ रहा है। तो ये था हमारा आर्टिकल रिलेटेड टू जीपीएस जैमिंग। इसका मतलब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये डायग्राम अपने आप में काफ़ी कुछ एक्सप्लेन कर रहा है कि एक डिवाइस जो है जीपीएस सिग्नल्स को ब्लॉक कर देता है और ये जो सिग्नल्स हैं वो ऐसी डिवाइसेस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जिससे आप जीपीएस का यूज़ करते हो। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी NPPA से संबंधित। जो आपका NPPA है ना, इसने अब 900 से ज़्यादा शेड्यूल्ड ड्रग फॉर्मुलेशंस के सीलिंग प्राइस को रिवाइज़ किया है। NPPA का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, और ये 1997 में बना था एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर के रूप में जो ड्रग्स की प्राइसिंग को रेगुलेट करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के अंडर आता है। मिनिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है इन अथॉरिटीज़ की, तो ये जानना काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए। अब ये क्या करता है? इसका मेन रोल है कंट्रोल्ड बल्क ड्रग्स और फॉर्मुलेशंस के प्राइजेस फिक्स करना या उन्हें रिवाइज करना। सोचो, अगर दवाइयाँ बहुत महंगी हो जाएं तो क्या होगा? यही सोच के NPPA ने ये वाला देखो, ड्रग्स प्राइजेस कंट्रोल ऑर्डर 2013 के तहत दवाइयों के प्राइजेस और उनकी अवेलेबिलिटी को इन्फोर्स करता है। ठीक है, और ये इंश्योर करता है कि दवाइयाँ लोगों को रीज़नेबल प्राइजेस पे मिल सके। और हाँ, ये सिर्फ कंट्रोल ड्रग्स पे ही नहीं बल्कि डी कंट्रोल्ड ड्रग्स के प्राइसेस पे भी नज़र रखता है ताकि वो भी रीज़नेबल लेवल्स पे रहें। जैसे अगर तुम्हें एक पेन ख़रीदना हो और मार्केट में सब जगह अलग अलग प्राइजेस पे हो तो किसी अथॉरिटी को तो देखना पड़ेगा ना कि सारे जो पेन है वो फेयर प्राइस पे मिल सके। वही काम यही NPPA करता है, लेकिन ड्रग्स के लिए। ठीक है, आई होप आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझ भी आ रहा हो और रिलेट भी कर पा रहे होंगे कि कैसे दवाइयाँ बहुत ज़्यादा महंगी ना मिलने के बजाय ठीक ठाक रेट पे हमारे इंडिया में मिल जाती हैं, क्योंकि ऐसी अथॉरिटीज़ जो हैं नज़र रखती हैं जिससे दवाइयाँ महंगी ना हो पाए। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा यूरल सी से संबंधित या फिर यूरल रिवर, यूरल रिवर का जो वाटर लेवल है वो बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? सबका एक मेजर रीज़न है क्या? क्लाइमेट चेंज। लेकिन क्लाइमेट चेंज से क्या हो रहा है? आपके जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, तो इसका जो पानी है वो कहाँ जाएगा? ऑब्वियसली बात है, रिवर्स में जाएगा। अब इससे क्या हो रहा है? यहाँ देखो, एक मिनट। इससे रशिया में 10,000 से ज़्यादा घर अफेक्ट हुए हैं। यूरल रिवर से एक बड़ा लंबा
मतलब जो ये रिवर है काफ़ी लंबी है, जो रशिया और कज़ाकिस्तान के थ्रू बहता है और एशिया और यूरोप के बीच के कॉन्टिनेंटल बाउंड्री को मार्क करता है। यहाँ मैप में देखो मैंने बनाया है, देखो ये यूरल रिवर जो है ना ब्लू में दिख रही है, ये है। इसका ओरिजिन यूरल माउंटेन्स, और ये कहाँ तक फ्लो हो रही है, ये है कैस्पियन सी तक। यूरोप में ये वोल्गा रिवर और डन्यूब रिवर के बाद तीसरी सबसे लंबी रिवर है। और हाँ, इस रिवर की 60% से 70% जो पानी है वो कहाँ से आता है, मेल्टिंग स्नो से आता है। यानी कि जो मेजर सोर्स है इस रिवर के पानी का वो है मेल्टिंग स्नो। अब एक इमेजिन करो सिचुएशन कि अगर इतनी सारी बर्फ़ एक साथ मेल्ट हो जाए तो सारा पानी रिवर में जाके उसका लेवल बढ़ा देगा, है ना। बस वैसे ही कुछ यूरल रिवर के साथ हो रहा है और इसकी वजह से बहुत सारे घर पानी में डूब रहे हैं या फिर पानी से इफ़ेक्ट हो रहे हैं। तो ये काफ़ी मेजर कंसर्न है। तो यूरल रिवर का आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, कौन कौन सी कंट्रीज़ में आ रही हैं, कहाँ से ओरिजिन है, कहाँ को जा रही हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जो मैंने इस आर्टिकल में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। क्योंकि प्रीलिम्स में मैं बार बार कह रही हूँ ये चीज़ें पूछी जाती हैं और यहीं पे इसको अगर आप ढंग से कर लोगे तो बिना याद करे या बिना दिमाग में ज़ोर डाले आपका हो जाएगा ये सारा। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा करेन एथनिक कम्युनिटी से संबंधित। ये जो करेन एथनिक ग्रुप है ना, ये एक तरीके के गुरिल्ला फाइटर्स है। आपने सुना होगा बहुत तरीके की वॉरफेयर्स होती हैं, तो एक होती है गुरिल्ला वॉरफेयर, ठीक है। तो ये जो कम्युनिटी है स्पेसिफिकली ये म्यांमार के पास रहती है, लेकिन अब क्या हो रहा है ना, थाईलैंड जैसे बॉर्डर है म्यांमार का, तो ये जो कम्युनिटी है यहाँ के एक ट्रेड टाउन पे कब्ज़ा करने को हो रही है। यानी कि ये जो आपकी कम्युनिटी है वैसे यहाँ के लिए, यहाँ थाईलैंड की बिलोंग नहीं करती है, लेकिन वो किसी एक ट्रेड टाउन को कब्ज़ा करना चाह रही है या फिर धीरे धीरे कर रही है। ये जो लोग हैं ये इंडिजिनस लोग हैं जो कि अभी हाल फिलहाल थाईलैंड की बॉर्डर पे और म्यांमार की बॉर्डर पे रह रहे हैं। स्पेसिफिकली ये म्यांमार करेन स्टेट में रहते हैं। यहाँ मैप देख लो, ये जो पूरा ब्लू में दिख रहा है ना, ये पूरा किसी हैबिटेंट है, यहाँ के करेन एथनिक ग्रुप जो है पूरा यहाँ रहता है, ठीक है। इनका ओरिजिन क्या है, ये गोबी डेजर्ट, मंगोलिया या तिब्बत से आए हुए हैं ऐसा माना जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आके बस गए हैं और थाईलैंड जैसे इनकी बॉर्डर है, यहाँ ये मैप देखो, ये बॉर्डर है थाईलैंड, है ना। तो यहाँ तक ये लोग हैं। तो यहाँ का जो एक टाउन है थाईलैंड का, ये अब इस पे जो है ओन करना चाह रहे हैं या फिर धीरे धीरे ऐसा मान लो ट्रेड की वजह से इनका जो एक्सेसिबिलिटी है इस टाउन पे बढ़ रही है। तो ये था हमारा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल रिलेटेड टू करेन पीपल। आपको पता होना चाहिए करेन पीपल कहाँ पे रहते हैं, म्यांमार थाईलैंड की बॉर्डर पे। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा इज़राइल के सी डोम से संबंधित। आपने आयरन डोम तो सुना ही होगा, अब इज़राइल ने थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन भी लॉन्च किया है या एक्सेप्ट किया है या डिप्लॉय किया है। उसका नाम क्या है, सी डोम डिफेंस सिस्टम। पहले हम ये समझ लेते हैं कि आयरन डोम क्या है। जैसे मान लो यहाँ पे इज़राइल सिटी बसी हुई है, तो इन्होंने एक ऐसा डिफेंस सिस्टम बनाया है कि वो एक डोम टाइप का क्रिएट कर देता है। ऐसे दिखता नहीं है लेकिन डिफेंस डोम होता है, यानी कि इसके आसपास जो भी आपके अटैक होंगे ये जो डोम सिस्टम है वो उसको अंदर नहीं आने देगा, पहले ही बाहर क्या करेगा, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। तो ऐसे ही जो सी डोम है ये नेवल्स के द्वारा या नेवल सिस्टम में अपनाया गया है। ये है तो एक तरीके का आयरन डोम ही, आयरन डोम बस लैंड पे अपनाया गया था और ये जो है आपका सी डोम इसको नेवल में डिप्लॉय किया गया है। होता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया आयरन डोम जैसा ही एक
डिफेंस सिस्टम है, लेकिन नेवी के द्वारा इसको अपनाया गया है। इसको ऐसा डिज़ाइन किया गया है जिससे इसको जो हमारा एरिया है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। किसके अगेंस्ट? बैलिस्टिक मिसाइल्स, एरियल्स, सरफेस टू सरफेस अटैक्स के अगेंस्ट जो है इस एरिया को प्रोटेक्ट किया जा सके। अगर हम बात करें कि सी डोम और आयरन डोम, इन दोनों में क्या कंपैरिजन है? देखो, जो आयरन डोम है ना, ये एक स्टैंड अलोन सिस्टम है जिसका खुद का एक रेडार सिस्टम होता है। यानी कि एक ऐसा डिफेंस सिस्टम है, ये अपने आप ही नेविगेट करेगा, अपने आप ही क्या करेगा, रेडार को एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें सी डोम का, तो ये जो सी डोम का खुद का तो एक रेडार सिस्टम है ही, प्लस ये शिप का भी रेडार सिस्टम यूज़ करेगा जिससे ईजिली थ्रेट का पता लगा जा सके। तो एक तरीके से आयरन डोम का एक प्लस वर्जन है, सिंपल सी। अब कैपेबिलिटीज़ क्या क्या हैं सी डोम की, ठीक है। अगर मान लो ये डोम है और यहाँ पे शिप आ रहा है या फिर हवा से ये मतलब चल रहा है, मोबाइल स्टेट में हो, तो भी ये डिटेक्ट कर लेगा और उसको वहीं की वहीं जो है डिस्ट्रॉय कर देगा। ये एक साथ बहुत सारे थ्रेड्स को हैंडल कर सकता है, यानी कि जल्दी से जल्दी, यानी कि क्विक रिस्पॉन्स टाइम है इसका, प्लस मल्टीपल थ्रेड्स हैंडलिंग कर लेता है। अगर मान लो शिप भी आ रही है, सबमरीन भी आ रही है ना, और एयरक्राफ्ट के थ्रू भी कुछ हो रहा है या फिर मिसाइल मान लो, है ना, तो एक साथ ही ये बाहर जो है इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये था हमारा इम्पोर्टेंट आर्टिकल रिलेटेड टू सी डोम सिस्टम। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका डिस्कवरी ऑफ नेप्टिस फिलेरा इन टेल वैली। ये नेप्टिस जो फिलाइरा है ना, ये एक तरीके की बटरफ्लाई है जिसको, यानी कि ये जो है ना काफ़ी रेयर स्पीशीज़ है। इसको पाया गया है टेल वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। रेयर बटरफ्लाई स्पीशीज़ है ये, तो याद रखिएगा क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस हो जाते हैं। अब इस बटरफ्लाई के बारे में हम जान लेते हैं। ये जो बटरफ्लाई है ये निम्फैलिडे फैमिली से बिलोंग करती है, यानी कि इसके जो विंग्स हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं, स्टाइल में भी और कलर में भी। ये कहाँ पे मिलती हैं? ज़्यादातर ईस्ट एशिया जैसे कि ईस्टर्न साइबेरिया, कोरिया, जापान एंड सेंट्रल टू साउथ वेस्ट चाइना में पाई जाती हैं। अब थोड़े से इसके अपीयरेंसेस के बारे में देख लो। ये इसके जो सीरेटेड एजेस होते हैं, यानी कि ऐसे 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 जो है ना इसके विंग्स, यहाँ देखो, है ना, ये इसके यूनिक फीचर्स हैं। और रिच ब्राउनिश ब्लैक टॉप होता है और येलो ब्राउन अंडर साइड होता है, यानी कि बीच में अंदर की तरफ। अब थोड़ा सा हम टेल वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में जान लेते हैं। इसकी लोकेशन इम्पॉर्टेंट है। ये कहाँ पे है? लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में है, अरुणाचल प्रदेश। ये मैप में देखो, ये जो आपको डार्क ग्रीन एरिया में दिख रहा है ये है टले या फिर टेल वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। ये सुबनसिरी है। रिवर्स कौन कौन सी हैं? पैंग, सिपू, करेंग और सुबनसिरी जो है यहाँ से गुज़रती हैं। और इसके फौना के बारे में या फ्लोरा के बारे में जान लेते हैं। फॉरेस्ट कैसा है? ये मिक्स है, यानी कि सब ट्रॉपिकल और एल्पाइन फॉरेस्ट दोनों ही पाए जाते हैं यहाँ पे। कौन कौन से यूनिक स्पीशीज़ हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना। यहाँ पे एंडेंजर्ड स्पीशीज़ जैसे क्लाउडेड लेपर्ड पाया जाता है और एक बैम्बू की एक्सक्लूसिव वैरायटी प्लियोब्लास्टस सिमोन भी पाई जाती है। तो ये हो गया आपका टेल वैली या फिर टेल वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से आर्टिकल संबंधित। एक्चुअली ये बटरफ्लाई का आर्टिकल था, लेकिन टेल वैली भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया था। तो ये था हमारे 2 दिन का डिस्कशन। काफ़ी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स, शॉर्ट ज़रूर थे लेकिन इम्पॉर्टेंट थे, जो कि प्रीलिम्स में आने के चांसेस हैं, ये हमने डिस्कस किया है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।